बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, इमडीकेट फ़िज़िक्स क्लासेस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ को। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आप लोगों ने बुक में पढ़ा है, बेटा बुक आप लोगों ने ख़ुद थोड़ी सी रीड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ जनरल डिस्कशन करूँगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और कंसेप्ट के हवाले से भी। तो बुक थोड़ा सा रीड आउट करें। मैं ज़्यादा बुक की तरफ नहीं जाऊँगा, बल्कि थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करूँगा, ठीक है। अच्छा, जो स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक बॉडी है, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा कि अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ये बॉडी क्या करेगी, या अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगी अगर ये रेस्ट में है, और अगर ये मूव कर रही है तो ये ऑलवेज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर कोई बॉडी है और उसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो वो ऑलवेज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करेगी। तो आप लोग इसको डिटेल के साथ पढ़ चुके हो, मैं कुछ जनरल डिस्कशन यहाँ पर करूँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे एक तो हमें ये बात पता चली कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है या नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो ज़ीरो के बराबर होगी। अच्छा, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज़ से मुतालिक है, किस चीज़ से रिलेट करती है। तो बेटा आप लोगों ने कहना है कि ये असल में एब्सेंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। एब्सेंस ऑफ फोर्स, इट इज़ अबाउट एब्सेंस ऑफ फोर्स, क्योंकि वहाँ पर कह रहे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। तो जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, दिस इज़ अबाउट एब्सेंस ऑफ फोर्स। अच्छा, पहले इसकी जो एग्जांपल्स है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो रेस्ट में पड़ी है तो वो हमेशा रेस्ट में पड़ेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से अगर कोई बॉडी हमारे पास मूव कर रही है, लेट से हमारे पास कोई एक फुटबॉल है और इसको हमने यहाँ पर किक मारा है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, मूव करेगी। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमेशा के लिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और आखिरकार ये रुक जाती है। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है फ्रैक्शन की शक्ल में, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोगों ने बुक को थोड़ा सा खुद रीड आउट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें किस चीज़ का जो है वो डिफिनीशन देता है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है, इट गिव्स डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया को डिफ़ाइन करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, तो आप लोगों ने जवाब देना होगा कि ये इनर्शिया को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया हमारे पास क्या चीज़ है, तो जो डिफिनीशन आप लोगों ने बुक में पढ़ी है वो कुछ इस तरह से है। मैं आप लोगों को बड़ा एक आसान डिफिनीशन बताऊंगा। आपकी बुक का जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह से है, दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो ये तो बहुत लंबा छोटा डिफिनीशन है, अगर मैं एक आसान सा डिफिनीशन लिखूँ तो वो हमारे पास ये होगा, दैट अपोजिशन टू एक्सेलरेशन। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अपोजिशन टू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिशन टू एक्सेलरेशन। तो ज़रा देखें, ये जो मैंने लंबा चौड़ा डिफिनीशन आप लोगों को सुनाया जो आप लोगों के बुक में है, वो हमें ये कहता है कि इनर्शिया हमारे पास असल में ये चीज़ है कि अगर यहाँ पर कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है, तो ये बॉडी क्या करना चाहती है, ये बॉडी जो है वो रेस्ट में रहना चाहती है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। या इसी तरह से
अगर कोई बॉडी है और वो मोशन में है तो इनर्शिया कहता है कि ये बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहती है, मेंटेन रखना चाहती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो ज़रा देखिए, दो केसेस मैंने बयान किया यहाँ पर। अगर रेस्ट में है तो ये अपने रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर ये मोशन में आएगी तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये अगर अपने आप को रेस्ट में रखना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है, ये अपने अंदर एक्सेलरेशन को अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और अगर आप लोग इसको रोकना चाहो तो ये क्या करेगी, उसके खिलाफ अपोजिशन पेश करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये अपने रोकने को अपोज करती है तो एक्चुअली ये एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है। ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर ये अपने आप को मूव करने से अपोज कर रही है तो एक्चुअली एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है। इसी तरह से अगर ये ख़ुद को रोकने से अपोज कर रही है तो एक्चुअली ये एक्सेलरेशन को अपोज कर रही है। तो बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन में लिखा है, अपोजिशन टू एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास क्या है, ये असल में अपोजिशन टू एक्सेलरेशन है। अच्छा, कुछ और चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है इनर्शिया के हवाले से। ये जो है ये हमारे पास किसी भी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या है ये? उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। और ये असल में किस वजह से होती है, तो ये असल में मास की वजह से होती है, ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर मास ऑफ द बॉडी, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इट डिपेंड्स ऑन मास तो कोई गलत बात नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन मास, क्या मतलब हुआ, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी, जितना कम मास होगा उतनी ही कम इनर्शिया होगी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमारे पास कोई हेवी बॉडी है और अगर आप लोग उसको मूव करना चाहते हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हमारे पास कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, इसको आप लोग मूव करना चाहते हो तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, उसकी अपोजिशन टू एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। क्लियर? ओके, तो ये क्या करती है, ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इट डज़ नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के मासेस हमारे पास सेम है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनना है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के मासेस सेम है, एक रेस्ट में है और दूसरा जो है वो मूव कर रहा है। एक के अंदर यानी रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ज़ीरो है और दूसरी की वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है। तो हमें ये बताइए कि किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि मासेस हमारे पास सेम है, तो अगर मासेस सेम है तो इनकी इनर्शिया भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। वेलोसिटी के ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड जो है वो नहीं कर रही। अच्छा, एक और चीज़, ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, आप लोगों ने ये इस बात को समझना है। इट इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, तो ये किसी बॉडी के हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका तो यूनिट भी नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर आप लोग लेके इट हैज़ नो यूनिट, इसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। और अगर इसका यूनिट नहीं है तो इट हैज़ नो डायमेंशन, इसका हमारे पास कोई डायमेंशन भी नहीं हो सकता। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को इनर्शिया के टाइप्स समझाऊंगा कि इनर्शिया के टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? ये किसी बॉडी की हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आप लोग इसका डिफिनीशन लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
ड्यू टू विच it does not change its state of rest, ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को जो है वो चेंज नहीं करती। तो ऐसी टाइप ऑफ इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो ऐसी इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आप किसी बस में खड़े हो और बस भी खड़ी है। अचानक क्या हो जाता है कि बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और वो मूव करना शुरू कर देती है। तो आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है तो वो भी क्या हो जाता है, उसके साथ मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन आपकी बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। तो क्या हो जाता है कि आपका जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ रह जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ये हमारे पास होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अच्छा, सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है इनर्शिया ऑफ मोशन? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमने पढ़ा कि बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज के ख़िलाफ़ क्या करती है, पोजीशन करती है, यानी कि वो रेस्ट में ही अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन रखना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये एक बॉडी की हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन रखना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेके द property of a body due to which it maintains its state of motion with uniform velocity, यानी कि अपनी वेलोसिटी में किसी चेंज पर क्या करती है, अपोजिशन पेश करती है। ठीक है, क्या मतलब वो आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये इस मोशन में चेंज के ख़िलाफ़ क्या करती है, चेंज को अपोज करती है। ये रुकना नहीं चाहती, ना अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने देती है और ना ही डिक्रीज़ करने देती है। बेटा इसको समझे, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या मतलब है, ये किसी मूविंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड को न तो इंक्रीज़ करना चाहती है और ना ही डिक्रीज़ करना चाहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल आप लोग किसी मूविंग बस में हो और सडनली वो क्या करती है, वो ब्रेक को अप्लाई करती है। तो क्या हो जाता है, वहाँ पर उसकी मोशन रुक जाती है। तो आपका जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो अपनी जो मोशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसको मेंटेन रखना चाहती है। इसी तरह से अगर यही मूविंग बॉडी एक्सेलरेटर को अप्लाई करता है तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, लेकिन बस क्या करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ ऐसे रुक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड जो टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, अब ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या चीज़ है? तो ये बॉडी की हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर लेके द property of a body due to which it does not change
इट्स डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या करता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो ऐसे इनर्शिया को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल क्या होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पत्थर है, एक स्टोन है, इसको हमने एक रस्सी से बांधा हुआ है और वो क्या कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, ये जो रस्सी है ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये रस्सी टूट जाती है तो ये जो स्टोन है अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, बल्कि इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी। किस वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।